start. ओके सर, थैंक यू जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ओके ओके सर देखिए, ये कोरोना 19 का जो टाइम चल रहा है, इसमें उच्च वर्ग से लेके और निम्न वर्ग तक सभी परेशान हैं। इसने सभी को अफेक्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या आप आसपास एरिया में आप भी देख रहे होंगे कि कुछ लोग क्या हैं कि इसमें आपके लिए समाज के रूप में आगे आए हैं। कुछ लोग क्या है कि आपको दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई आपके लिए राशन वगैरह के लिए भी कर रहा है। तो ये एक वर्ग तो समाज का ये है कि जो आपकी हेल्प में इस कोरोना काल में आपके साथ खड़ा हुआ है। और दूसरा वर्ग आपने भी देखा होगा कि इस आपदा के काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना फायदा इसमें से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि भाई अपने राशन वगैरह को इकट्ठा कर लिया, उनको महंगे दामों पर आगे जाके निकाल देना। एम्बुलेंस वगैरह के देखा होगा, अपने टीवी वगैरह पर भी बड़े बड़े चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो ये समाज का एक दूसरा वर्ग है। आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो इसी के ऊपर रिलेटेड है कि भाई समाजीकरण, कि भाई समाजीकरण में समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सोशलाइजेशन। ठीक है, देखो, जब बच्चा इस जन्म लेता है और इस संसार में आता है, तब वो एक प्रकार का एक सिर्फ जीवित पुतला के समान होता है। उसमें ना तो कोई समाजीकरण होता है, ना ही उसे किसी अच्छे या बुरे का पता चलता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तब जैसे जैसे वो बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलता मिलता है, वो सबसे पहले जो सीखता है अपने माँ से, फिर पिता से, फिर अपने और सगे संबंधियां हैं उनसे सीखता है। फिर आगे जा जाके धीरे धीरे वो अपने पड़ोस में संपर्क में आता है। पड़ोस के बाद फिर रिश्तेदार हैं, स्कूल्स हैं, आगे जाके वो अपने जैसे भी कोई अपना कोई खेल समूह, कोई जिम वगैरह है जाता है, सब में कुछ ना कुछ अपना सीखता है। यहीं से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। अब ये आप समझ लेता है कि जब बच्चा छोटा होता तो उसमें कोई सामाजिक गुण नहीं होता, ना ही उसमें कोई समाज विरोधी कोई गुण होता है। यानी कि ना तो उससे समाज का कोई पता होता है कि भाई क्या अच्छा है और क्या बुरा है। धीरे धीरे वो इन बातों को आगे सीखता है। जिस प्रकार का व्यवहार वो अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में या कहीं भी देखता है, उसको वो अनुकरण करना लग जाता है। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें जन्म के बाद व्यक्ति सामाजिक गुणों को सीखने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक प्राणी या मानव के रूप में परिवर्तन होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक प्रोसेस है कि जिसमें बच्चा सीखता है, सीख सीख के उसको अपना समाजीकरण के दायरे में आता चला जाता है। ठीक है जी। अतः हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, यह एक प्रकार का सीखना ही है। और ये क्या है कि बच्चे के जन्म के साथ स्टार्ट होता है और उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपने और लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अब हम समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है कि उसे एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। इस बात का ये मतलब मैंने आपको समझा दिया कि उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है कि आगे जाके वो समाज का एक योग्य नागरिक बन सके। मेन फोकस समाजीकरण में इसमें होता है कि इस तरह से बच्चे का समाजीकरण किया जाए कि आने वाले टाइम में वो अपना विकास कर सके, अपने परिवार का विकास कर सके, अपने समुदाय का विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सके। यही समाजीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट, न्यूमर के अकॉर्डिंग समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। इसने भी यही बात बोली है कि ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें
व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। ठीक है, और ये जो नवजात शिशु है वो आगे जाके एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। अब इसकी हम समाजीकरण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है, परंतु सभी प्रकार का सीखना सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं आता। अब क्या नहीं आता समाजीकरण में? तो ये भी है कि भैया एक परिवार में बच्चा चोरी करना, गलत कार्य करना सीख जाता, तो उसको हम समाजीकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये चीजें समाज द्वारा मान्य नहीं है। जो चीजें समाज द्वारा मान्य नहीं है उसको हम समाजीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा कक्षा में चोरी करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसके इस व्यवहार को हम समाजीकरण की संज्ञा नहीं देते। ठीक है। सेकंड पॉइंट है समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। इसका कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ इज पॉसिबल थ्रू सोशलाइजेशन। समाजीकरण की एक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, यानी कि वो स्वयं अपना विकास करता है, अपनी आत्मा का विकास करता है। व्यक्ति में स्वयं के प्रति जागरूकता आती है, यानी सेल्फ के प्रति उसमें जागरूकता आती है और जानने लग जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति उसे किस रूप में देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाजीकरण के द्वारा जो उसे स्वयं सोचने की जो क्षमता है, जो उसे अपने बारे में ये दिखा सके कि क्या सही है क्या गलत है, इसका विकास समाजीकरण में ही होता है। अगला पॉइंट है थर्ड, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कहने का मतलब है कि समाजीकरण बच्चे के जन्म के साथ शुरू होता है और उसकी मृत्यु तक चलता रहता है, और जन्म से लेकर और वृद्ध अवस्था तक अनेक प्रकार की स्थितियां और पद ग्रहण करता है। उनके अनुसार ही वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। उस बच्चे के जन्म से लेके और वृद्ध अवस्था तक उसे नई नई परिस्थितियां और नए नए पदों का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं व्यवहारों से वो आगे सीखता चला जाता। कहने का मतलब यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेके और वृद्ध अवस्था तक ही चलती रहती है। इसमें बच्चा बीच बीच में कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखता रहता है। जहां भी उसको लगता है कि भाई यहाँ से समाज के लिए मुझे सीखने लायक कुछ बातें हैं, तो उनको वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट है समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति संस्कृति से संबंधित रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्य, मानदंडों, समाज के द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता है। कहने का मतलब यह है कि ये कहना चाहता है कि समाजीकरण के द्वारा ही उसे जो समाज में रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, परंपरा हैं, मूल्य हैं और मानदंड हैं, वो सभी क्या है समाज में ही उसको सिखाई जाती हैं कि भाई किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसे बोलना है, किसके साथ मतलब कैसा सहयोग करना है। ये सब चीजें उसको क्या समाज में ही सिखाया जाता है। अगला पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। The process of the socialization enables the man to participate social work। इसमें कहने का मतलब है समाजीकरण की प्रक्रिया एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य बनाती है। यानी कि एक बच्चे में जब समाजीकरण आ जाएगा तो वो समाज के साथ कैसे बोलना है, कैसे साथ सहयोग करना है, ये सब चीजें किसमें सीखता है? समाजीकरण के द्वारा ही सीखता है। अब आगे आता है समाजीकरण के लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, इसके एम्स क्या है, ये क्यों जरूरी है, समाजीकरण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं। भैया आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोविड के दौरान ये जो महामारी चल रही है, इसमें क्या है कि जिन लोगों का अच्छा समाजीकरण हुआ है वो आप देख रहे हैं कि हर तरीका से आपकी हेल्प कर रहे हैं। गरीबों के लिए अन्न से लेके वस्त्र से लेके सब कुछ तक वो कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या समझेंगे कि उन्होंने अच्छा सामाजिक वातावरण पाया है, तभी तो उनके मन में दूसरों के प्रति है कि दूसरों की हेल्प की जाए। अगर वो ऐसे सामाजिक वातावरण में होते कि भाई
जिसमें क्या है कि वो अपना इस आपदा के टाइम में भी अपना फायदा देखते हो, तो वो आज आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये सब उनके समाजीकरण का ही प्रभाव है, जो आज वो कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की और असहाय लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। ये आप दिन रात न्यूज़पेपर और आजकल जो न्यूज़ वगैरह में आप देखते होंगे कि कई लोग संस्थाएं आगे बढ़ी हुई हैं, ये सब एक समाजीकरण के द्वारा ही हुआ है कि वो आपके साथ इस आपदा के घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अब इसके लक्ष्य क्या हैं, एम्स क्या हैं सोशलाइजेशन के? सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना, टू परफॉर्म ऑफ सोशल रोल्स। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निभाने और उसमें संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है। और समाज में रहकर व्यक्ति बहुत से पदों को ग्रहण करता है और अनेक लोगों के संपर्क में आता है। कहने का मतलब है कि उसको अपने जब से वो अपने जॉब वगैरह स्टार्ट करता है या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में जाता है, तो उसको एक रोल अदा करना पड़ता है। ये सब चीजें उसको सीखने को मिलती है समाज में ही, यानी कि सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करने का रोल उसको समाजीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। सेकंड है व्यक्तियों में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास करना। इसमें लिखा हुआ टू क्रिएट एंड डेवलप स्किल्स इन इंडिविजुअल। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमताओं को उत्पन्न और विकसित करना है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज के अनुकूल ढाल सके और एक सामाजिक प्राणी का रूप धारण कर सके। कहने का मतलब है कि समाजीकरण में व्यक्ति का इतना विकास करना है कि वो जो संसार में और समाज में अपने आप को ढाल सके, उनके अकॉर्डिंग चल सके। ये सब चीजें किसमें, समाजीकरण के द्वारा ही सफल हो सकती हैं। व्यक्ति में नियमता तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, टू इनक्लूड फीलिंग ऑफ रूल्स एंड डिसिप्लिन इन इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक अन्य उद्देश्य व्यक्ति में अनुशासन की भावना को उत्पन्न करती है। एक व्यक्ति में अनुशासन की भावना को जागृत करती है कि उसको कैसे समाज में रहना है, कैसे उसको एक मैन डिसिप्लिन में रहना है, कैसे उसको अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ते हुए एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है। ये सब चीजें कहाँ सीखता है व्यक्ति? समाज में ही, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। समाज के बिना व्यक्ति पशु के समान है। सारे फुलफिल जो उसकी भी उसकी इच्छाएं वगैरह होती हैं, वो सब समाज में ही उसको प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना, टू फुलफिल डिजायर्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। समाजीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करना भी है। समाज व्यक्ति में केवल सामान्य संस्कृति संबंधित मूल्य का हस्तांतर ही नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार की अपेक्षाओं को भी उत्पन्न करता है। कहते हैं कि जो मानव है, जो उसकी इच्छाएं वगैरह होती हैं, सब उसको समाज में ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि समाज के बिना तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वो अपनी इच्छाएं कहाँ से प्राप्त करेगा? उसकी आकांक्षा है कि जो उसको आगे बढ़ना है, उसको क्या पद प्राप्त करना है, सारी इच्छाएं उसको समाज में ही मानने हैं। बिना समाज के उसका कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सकता। अब नेक्स्ट है जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन, वो कैसे स्टार्ट होती है। इसमें लिखा है कि समाजीकरण की अर्जित प्रक्रिया है, व्यक्ति समाज में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि को सीखकर सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण की मुख्य प्रकार से दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया और एक होती है उसकी गौण प्रक्रिया। जो उसके प्राथमिक प्रक्रिया में आती है, सबसे पहले होता है अनुकरण, कि बच्चा सीखता कैसे है, इमिटेशन, यानी कि बच्चा क्या करता है, दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। आपने देखा होगा अपने घर में ही, आपने बच्चों को देखा होगा कि क्या कि जब वो अपने बड़ों को देखते हैं कि भाई उसके फादर कैसे चश्मा लगाते हैं, उसकी मदर कैसे कपड़े पहनती हैं, ये सब चीजें वो देखता है, उसी के अकॉर्डिंग वगैरह वो उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इसमें लिखा गया है कि बालक आमतौर पर समाज के अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके ही सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। बालक अपने माता पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, पड़ोसी, अन्य बड़े लोगों से जिन संपर्क में वह रहता है, उनके
व्यवहार का अनुकरण कर वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। यानी कि एक बात लास्ट में है कि जो बच्चा जो अनुकरण करता है सबसे पहले वो अपने परिवार में करता है कि उसके परिवार वाले क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका रहवास है, कैसा उनके मतलब सामाजिक वो है, वो सब अपने परिवार से ही सीखता है। सेकंड होता है पालन पोषण से संबंधित विधियां, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। जन्म के समय बच्चा बिल्कुल असहाय होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है, तो समय समय पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पालन पोषण की विधियां बच्चे के सामाजिकरण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं कि किस परिवार का वातावरण कैसा है, उसके बालक के सामाजिकीकरण पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है या उसका सही ढंग से विकसित या विकास नहीं हो पाता है। इसके ऊपर भी कई प्रयोग हो चुके हैं, वो आप आगे देख सकते हैं जैसे भी है। तीसरा पॉइंट है सुझाव, सजेशन। सुझावों से अभिप्राय किसी नियम, परंपरा, धर्म, आचार विचार इत्यादि को बिना तर्क वितर्क किए अपनाने से है। कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जो सजेशन होता है उसको तुरंत मान लेता है, जो उसका कोई आइडियल होता है उसके सजेशन वो तुरंत मान लेता है। कहने का मतलब ये कि सामाजिकरण में सजेशन का सबसे बड़ा रोल है। जो भी बच्चा अपने आदर्श मानता है, अपने माता को या पिता को, दादा को या दादी को या किसी अन्य पड़ोसी रिश्तेदार को, तो जो उसको सजेस्ट करता है ना, उसकी बातों पर वो तुरंत अमल करता है, उसकी बातों को अपना लेता है। ये भी सामाजिकरण का एक वो पार्ट है। नेक्स्ट है सहानुभूति, सिंपैथी। सहानुभूति की प्रक्रिया भी सामाजिकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। कहने का मतलब है कि जो जैसे जिस समाज में जिस व्यक्ति का सहानुभूति होगी वो उसके प्रति वो चीजें उसको बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, क्योंकि उसको अपना अपनापन लगता है उस समाज में। उसी प्रकार से जब बच्चों के प्रति बड़े लोग सहानुभूति दर्शाते दिखाते तो बच्चों की सामाजिक प्रक्रिया बड़ों के व्यवहार से प्रभावित हो जाती है। कहने का मतलब है कि सहानुभूति के द्वारा भी समाजीकरण का प्रभाव पड़ता है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी समाज से प्रभावित हो जाते हैं। अब कुछ इसकी गौण प्रक्रिया भी हैं, जैसे बोलते हैं सहयोग, कोऑपरेशन। जब एक कार्य को एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वो एक सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। बालक छोटी उम्र में से ही सहयोग करना सीख जाता है। सबसे पहले बालक किससे सीखता है? अपने परिवार से, फिर अपनी उम्र के बच्चों से, फिर अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से। ये सबसे वो कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अभिप्रेरक, सोशल मोटिव्स। सामाजिक प्रेरक भी सामाजिकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अब सामाजिकरण जो अभिप्रेरक है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरस्कार एवं दंड और दूसरा है प्रशंसा निंदा। दोनों ही सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतियोगिता, कंपटीशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसे प्रतियोगिता कहते हैं, और इसी प्रतियोगिता में उनको आपसी मिलने का सामाजिकरण बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर आदि अधिक पाना चाहता है, अतः इसी से प्रेरित होकर वह वैसा व्यवहार अपनाता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में वृद्धि हो। इसी तरह सामाजिक व्यवहार सीखने में सामाजिकरण में प्रतियोगिता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब कि जब आप देखते होंगे कि आप स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में कोई कंपटीशन वगैरह में भाग लेते हैं तो वहाँ तरह तरह से दूर दूर से लोग वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है। तो ये भी एक प्रकार के सामाजिकरण का है कि जिस प्रतियोगिता भी आपको अन्य समाज में एक दूसरे के साथ पास में लाती है। एक नेक्स्ट पॉइंट है तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्ति के साथ अनुरूप डालने की कोशिश करता है। कहने का मतलब कोई अपने आप को दूसरे का रोल मॉडल मतलब मानने लगता है कि भैया मुझे तो जैसे इसके जैसे बनना है, तो ये भी एक चीज सामाजिकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों, पास पड़ोस के व्यक्तियों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि लोगों से
इस प्रकार वो सीखता है। कहने का मतलब है कि वही चीज है कि भाई बच्चा जिसको अपना रोल मॉडल मान लेता है वो उसी तरह बनना चाहता है, चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी टीचर हो या कोई भी हो, भाई उसको मुझे तो ऐसे जैसे बनना है। तो ये भी एक समाजीकरण का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। अगला पॉइंट है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। समाज के अंतर्गत दो व्यक्ति और समूह के बीच में अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आपने देखा कि दो समाजों की विचारधाराएं जैसी नहीं मिलती, उन दोनों में कभी ना कभी किसी न किसी बात पर आपस में भेदभाव चलता ही रहता है। हालांकि संघर्ष का समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी समाज की आवश्यक तत्वों में से एक है, क्योंकि कहना चाहता है कि इसमें ये संघर्ष समाज के लिए एक बुरी चीज है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि ये भी एक आवश्यक तत्व है कि इसमें क्या है कि संघर्ष भी समाज की प्रक्रिया में महत्व ढंग से प्रभावित करता है। भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा, लैंग्वेज। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, अनुभवों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। यानी क्या मतलब है कि आप जैसे हिंदी बोलते हैं तो आप एक सामने वाला जो हिंदी बोलने वाला है, एक अंग्रेजी बोलने वाला है, तो एक आपकी सिंपैथी जनरल सी बात है हिंदी बोलने वाले के साथ ही, क्योंकि उसको आप फीलिंग करेंगे कि वो उसके जैसा ही है। तो लैंग्वेज भी एक प्रकार से सामाजिकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के विकास के साथ साथ ही बालकों को अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। बालक भाषा के द्वारा समाज से संबंधित परंपराओं, विश्वासों, मूल्य, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि को भी सीखता है। बच्चों का व्यवहार बहुत कुछ बड़ों के निर्देशन पर निर्भर करता है। यह निर्देशन उसे मुख्यतः भाषा द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रचार, प्रोपेगेंडा। आजकल के समय प्रचार का बहुत महत्व बढ़ गया। आपने देखा होगा कि मीडिया के द्वारा, न्यूज के द्वारा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखाया जाता रहता है, और विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियम, धार्मिक आदर्शों, राजनीतिक विचारों आदि को व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि व्यक्तियों का व्यवहार तथा समाजीकरण भी प्रभावित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जो बालक का समाजीकरण होता है उसको अफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं, मतलब किन किन चीजों से वो ऐसे लगता है कि भाई उसका समाजीकरण प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले है अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण का होता है नकल उतारना। आपने देखा होगा, अभी पहले देखा था कि बच्चे स्वभाव बिल्कुल बंदर की तरह होता है। बच्चा अपनी बुद्धि से कार्य करने के बजाय दूसरों के व्यवहार को देखकर अधिक सीखता है। जैसे पापा को चश्मा लगाते हैं या स्वयं भी चश्मा लगाने वाला बन जाता है, ऐसे ही लड़की जो होती है अपनी जैसे मदर को देखती है कि झाड़ू वगैरह लगाती है तो वो भी ऐसा करने लग जाती है। इसी प्रकार से बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, दादा दादी आदि के संबंधियों को किसी न किसी बात का अनुकरण करता है। अनुकरण द्वारा ही वह अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखता तथा अनुकरण समाजीकरण का मुख्य कारक है। अगला पॉइंट है सुझाव, सजेशन। किसी का कहना बिना सोचे समझे मान लेना ही सुझाव होता है। बालकों में बुद्धि की कमी होती है और ज्ञान के अभाव के कारण सुझाव अपनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों, संबंधियों और अध्यापक के आदि सुझाव को मान लेता है। कहने मतलब है कि बालक की चंचल बुद्धि होती है और उसको जो भी सुझाव अच्छा लगता है या उसके माता के पिता द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा वो उसको तुरंत ही अनुकरण कर लेता है। अगला पॉइंट है सहानुभूति, सिंपैथी। सहानुभूति भी समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रति सहानुभूति अवश्य प्रकट करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक समाज ऐसा भी है कि जो अपने समाज के प्रति लोगों को कुछ सहानुभूतियां होती हैं। बालक सहानुभूति द्वारा अनेक प्रकार के संवेगों, भावनाओं, प्रेरणाओं आदि को सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा, लैंग्वेज। भाषा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा ही एक व्यक्ति अपने अनुभवों अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। बच्चा भाषा विकास के साथ अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। भाषा के द्वारा ही उसे सामाजिक मानदंड, रीति रिवाज, प्रथाओं आदि का पता चलता है। भाषा के द्वारा ही वह दूसरे विचारों समझकर कार्य करता है। यानी कहते हैं कि भाषा भी एक जो मेन रोल अदा करती है समाजीकरण में ही, क्योंकि एक आपको पता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग ही दूसरे भाषा बोलने वाले, एक दूसरे सेम भाषा बोलने वाले लोग भी समाजीकरण के रूप में आते हैं आगे। संस्कृति, नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्यों क्या है? संस्कृति के कारण विभिन्न समाज के लोग विभिन्न प्रकार का प्रयोग व्यवहार करते हैं
जिस प्रकार की संस्कृति में बालक पैदा होता है वैसे ही उसका समाजीकरण होता है। कहने का मतलब है कि जैसे जिस संस्कृति में, जैसे बच्चा अगर इंडियन है तो इंडियन संस्कृति में घुल मिल जाएगा, चाइनीज है चाइनीज में मिल जाएगा, अंग्रेज है या तो अंग्रेजों में। तो ये चीजें क्या है कि उसकी संस्कृति जैसी उसकी अपनी होती है, उसके प्रति उसका जो है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम आते हैं, जो समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, यानी कि व्हाट इज द एजेंसीज ऑफ द सोशलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आपका परिवार ही आता है, फैमिली। समाजीकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है आपका परिवार ही है। यहीं से बालक का समाजीकरण आरंभ होता है। साधन के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार के द्वारा उसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। परिवार में जो सबसे जो मेन रोल होता है उस बच्चे की, उसका होता है उसकी मदर का। अगर बच्चा सबसे पहले समाजीकरण की अगर कोई परिभाषा सीखता है तो सबसे पहले वो अपनी मदर से ही सीखता है। वो बच्चे का लगाव अपनी जो माता होती है उसके द्वारा उसके साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव होता है। माँ भी उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है। सेकंड पॉइंट है अधिक लाड प्यार, ओवर अफेक्शन। कई बार परिवार के सदस्य आवश्यक से अधिक प्यार अपने बच्चों को करते हैं, उन्हें कोई काम नहीं करने देते। इकलौता बेटा बेटी हो तो ये व्यापार प्यार को और भी बढ़ा जाता है। कहने का मतलब है कि कई बार परिवार में इकलौता बच्चा होता है और उसको अधिक लाड प्यार दिया जाता है, जिससे उसको सामाजिकरण अच्छा भी हो सकता है और वो बिगड़ भी सकता है। आपने देखा होगा कि अधिक लाड प्यार करने से बच्चा बिगड़ भी जाता है कभी कभी, और कभी कभी अच्छा व्यवहार भी, मतलब अच्छा संस्कार भी उसमें पड़ सकते हैं। तो दोनों ही बातें उसमें चली जाती हैं। तीसरा जो अफेक्ट पड़ता है इसके एजेंसी में, वो माता पिता के आपसी संबंध की। भाई जो बच्चे के जो माता पिता हैं उनके आपसी रिलेशन कैसे हैं, कि वो दोनों कैसे रहते हैं आपस में, उन दोनों की कैसे बनती है नहीं बनती है, ये सब चीजें क्या है बच्चे के समाजीकरण में प्रभाव पड़ता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं हैटविक ने, जो 335 नर्सरी स्कूलों का अध्ययन करके बताया था कि बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो आपस का जो रिलेशन होता है, उसमें उन्होंने बताया कि उसका बच्चे के समाजीकरण पर बहुत ही ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। कि जहाँ जैसे पेरेंट्स का आपस में मेल होगा वहाँ बच्चे का वातावरण उतना ही अच्छा होगा। अगला पॉइंट है बच्चों का अन्य संबंधियों के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद अदर रिलेटिव्स। बच्चे के परिवार के अन्य सदस्यों से, दादा दादी हुए, चाचा चाची वगैरह हुए, उनके साथ भी कैसे रिलेशन हैं, ये भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वहीं से बच्चे का समाजीकरण आगे की ओर बढ़ता है। तो सेकंड और पॉइंट आता है परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति होती है बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बालकों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पल रहे बालक को मिलती हैं। कहने मतलब कि एक परिवार के बच्चे तो बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा खाना पीना सब कुछ उनका है, अच्छे कपड़े वगैरह, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। दूसरे वो है जिनके परिवार को एक दो भरपेट भोजन भी नहीं पा पाता, तो उनके दोनों के बच्चों के जो सामाजिक वातावरण में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। जनरल सी बात है, जिस बच्चे को सारी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, हर चीज पढ़ाई के लिए सुविधा सब कुछ उपलब्ध होगी, तो उसका सामाजिक वातावरण नेचुरल है बहुत ही अच्छा होगा। और जिस परिवार में बच्चे को ये चीजें नहीं दे पाते हैं, तो जनरल सी बात है उस बच्चे में आपस में उसको कौन भावनाएं भर जाएंगी। वो सुबह ये कहता रहे कि मुझे ये चीज नहीं प्रोवाइड हुई, ये चीजें नहीं मिली। तो ये चीजें भी समाजीकरण में भी बहुत ही अफेक्ट करती हैं। सेकंड होती है, थर्ड पॉइंट है जो परिवार की बनावट, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। आपने देखा होगा कि जो परिवार होता है जनरली हमारे यहाँ भारतीय समाज में आजकल, पहले तो बहुत संयुक्त परिवार होते थे, आजकल बिल्कुल एकल परिवार हो गए हैं, यानी कि दो परिवारों में बटे गए, एक संयुक्त परिवार है, एकल परिवार। इसमें देखा गया है कि अध्ययन में पाया गया है कि जो बिल्कुल भी संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ के बच्चे सहनशील, सहानुभूति कम और कम स्वार्थी होते हैं।
जो एकल परिवार के सदस्य के जो बच्चे होते हैं, उन छोटे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो प्राय स्वार्थी टाइप के पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से अध्ययन हुए थे, उनमें अकॉर्डिंग ये निकाला गया है कि जो संयुक्त परिवार में बच्चे रहते हैं उनका सामाजिककरण बहुत ही बेस्ट होता है, और जो बिल्कुल एकल परिवार में होते हैं वो बच्चे स्वार्थी पाए जाते हैं। ये सब चीजें एक अध्ययन से पता चला है। नेक्स्ट है खेल समूह, प्ले ग्रुप। तो सामाजिकरण की दृष्टि से मित्रों का समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर भी बड़ा घर से बाहर कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों से होता है, उनके साथ खेलता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा अपने परिवार से निकलता है, फिर आगे जाके अपने उसकी मित्र मंडली बन जाती है और उनके साथ खेलता है, तो वो भी सामाजिकरण में उसका बहुत प्रभाव डालते हैं कि भाई उसके बच्चों का जो ग्रुप है वो कैसा है, किस तरह के उसके ग्रुप मंडली में बच्चे शामिल हैं, तो उसका भी सामाजिकरण का बहुत प्रभाव उसका पड़ता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं भी जैसे स्कूल हुए, कॉलेज, गुरुकुल आदि भी बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। भाई पहले बच्चा अपने परिवार से सीखता है, परिवार से सीखने के बाद अपने रिश्तेदारों के बाद बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में सीखता है। सबसे ज्यादा अनुसरण अपने अध्यापक का करता है कि उसका अध्यापक किस तरीके से पढ़ाता है, कैसी उसकी गतिविधियां हैं, उनको अनुसरण करता है। तो मेन जो रोल माना जाता है वो शिक्षा संस्था को भी बहुत रोल माना जाता है इसमें कि भैया कि ये सामाजिकरण में एक बच्चे के में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जाति, प्रजाति और वर्ग, कास्ट, रेस एंड क्लासेस। जाति भी सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपने देखा होगा कि एक समाज में कई जातियों के व्यक्ति रहते हैं, कि कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का है। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कई प्रकार के वर्ग के, कई जातियों के लोग रहते हैं। प्रत्येक जातियां होती हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं कि भाई हम त्योहार कैसे मनाते हैं, एक जाति में कैसे त्योहार मनाते हैं, उनकी प्रथाएं क्या क्या हैं। विभिन्न जातियों की परंपराएं बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि जब बालक उनके संपर्क में आता है तो तरह तरह की जातियों की परंपराएं, प्रथाएं वो सीखता है, तो वो भी उस चीजें बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रशंसा और निंदा, प्रेज एंड ब्लेम। प्रशंसा और निंदा दोनों ही बालक के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। यानी कि तुम एक बच्चे को प्रशंसा करोगे या किसी की ज्यादा ही उसको ब्लेम दोगे तो वो दोनों ही चीजें उन बच्चों के लिए सामाजिकरण में सफल होती हैं। अब सबसे बड़ी मेन रोल आता है कि भाई सामाजिकरण के बालक के सामाजिकरण में सबसे जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है। तो महान व्यक्तियों ने माना है कि बालक के सामाजिकरण में शिक्षा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सामाजिकरण शिक्षा की सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिकरण में शिक्षा का योगदान है इस पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। जो शिक्षा होती है उसका सब जो मेन रोल होता है वो बच्चे के उसका उत्तम विकास हो, उसका हर तरीका से उसका समाज में आगे बढ़े, ये सब चीजें क्या है शिक्षा का उद्देश्य होती है। शिक्षा छात्रों को समाज और सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान देते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बच्चे को पता चलता है कि ये इस समाज और संस्कृति कैसी है, और उन दोनों में समाज और संस्कृतियों में आपसी संयोजन का कार्य कौन करती है, शिक्षा। शिक्षा छात्रों को समूह में रहना, इकट्ठे रहना, कार्य करना, समूह में सोचने का प्रशिक्षण देती है। इसमें छात्रों में सहयोग, अहम और हम भावना विकसित होती है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा जैसे आप देखा होगा क्लास में सभी वर्ग के, समाज में सभी उसके बच्चे एक साथ इकट्ठे पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनमें क्या बढ़ता है, उनमें आपस में संपर्क बढ़ता है, वो एक दूसरे से परिचित होते हैं और एक बच्चा दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अनौपचारिक शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में जन्म से और मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को नियम अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि हर विद्यालय के अपने नियम होते हैं। प्रत्येक छात्र को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। विद्यालय को एक लघु समाज माना जाता है। बच्चों के शिक्षण संस्थाओं और उच्च सामाजिक आचरण करने के लिए नियम पालन का अभ्यास करवाया जाता है। बच्चों का इसी तरह प्रशिक्षण सामाजिक के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में समय समय पर उसमें नियम है, स्कूल वगैरह में जो नियम वगैरह बनाया जाता है सभी बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं। तो ये सब चीजें समाजीकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्कूलों में अनेक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कई सह पाठ्यचारी क्रियाओं का आयोजन करते हैं। ऐसा करते समय उनके सामने समस्याएं भी आती हैं, पर वे अपने सूझबूझ से उन समस्याओं का समाधान करते हैं, मिलजुल कर क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस प्रकार उनका समाजीकरण होता है। यानी मतलब यह है कि बच्चा स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, अनेक फेस्टिवलों में भाग लेता है, हर तरह की गतिविधियों में भाग लेता है। हर एक तरह के वर्ग, सामाजिक वर्ग के बच्चे उसमें होते हैं, तो उसमें उनको फायदा मिलता है और वो समाजीकरण में भी उनमें काफी गुण आते हैं। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाती है। कहने का मतलब है कि बच्चा क्या, जब एक कहते हैं ना कि बिना विद्या के पशु के समान है, तो शिक्षा मनुष्य सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाती है। उसे मनुष्यत्व की ओर ले जाने में सहायता करती है, यानी कि उसको बताती है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। ये सब बच्चे को ज्ञान उसको उसके शिक्षा से ही प्राप्त होती है। शिक्षा बच्चों को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देती है, जिससे वह अपने परिवार, समाज और अन्य देश के लिए एक सहायक मनुष्य बन सके। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही बच्चों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का ज्ञान होता है और उन्हें पता चलता है कि मेरे लिए समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उसे किस प्रकार से समाज की भलाई के लिए कार्य करना है, या इन बातों का ध्यान रखना है कि भैया कि उसकी वजह से किसी को ठेस न पहुंचे। और अधिकारों का क्या पता चलता है कि उसको कितने अधिकार उसको प्राप्त हैं। ये सब चीजें उसको कहाँ से मिलती हैं? शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं। तो ये चीजें क्या है, ये तो हो गए इसके कि भाई बालक के समाजीकरण में शिक्षा का क्या क्या रोल है। अब जो समाज और शिक्षा है एक दूसरे से जुड़े हुए, स्वाभाविक है कि दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। शिक्षा के समाज पर नियंत्रण, समाज पर नियंत्रण पहला पॉइंट है, समाज पर नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। शिक्षा क्या करती है? समाज को नियंत्रण में रखती है। कहने का मतलब है कि समाज, शिक्षा के द्वारा ही समाज कंट्रोल में रहता है कि उसको अपने गलत और सही उन चीजों का पता चलता है। जो समाज में प्रचलित प्रथाएं, कुप्रथाएं, अंधविश्वास हैं, उनके अवगुणों का विवेचन करती है। ये सब चीजें किससे पता चलता है? बच्चे को शिक्षा से पता चलेगा। अनपढ़ व्यक्ति को इस चीजों का क्या ज्ञान, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें प्रथाएं या कुप्रथाएं गलत हैं या क्या कैसी हैं। जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो इन चीजों का उनको उसमें पता चलता है कि ये चीजें गलत हैं या सही हैं। समाज में परिवर्तन, नेक्स्ट है सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जो सोशल चेंज होते हैं, जैसे समाज में जो चेंज होता है उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि शिक्षा इन आविष्कारों को ज्ञान कराती है, इनके द्वारा होने वाले लाभों का प्रकाश डालती हुई जनसाधारण को इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जनसाधारण को उनके अधिकार और कर्तव्यों की सबकी जानकारी शिक्षा से ही मिलती है। सामाजिक विरासत का संरक्षण, शिक्षा से द्वारा सामाजिक विरासत को संरक्षित करने में भी सहायता प्राप्त होती है। समाज में सुधार, सोशल रिफॉर्म्स, शिक्षा सामाजिक सुधार में भी सहायक है।
कि कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था केवल इसलिए नहीं करता कि बालक समाज के प्रचलित नियमों, सिद्धांत और रूढ़ियों से अनुकूल करना सीख जाए, परंतु यह भी चाहता है कि शिक्षित होकर वो सामाजिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करे, उनकी आलोचना करे तथा उसमें आवश्यक सुधार भी कर सके, जिसमें समाज उचित दिशा की ओर विकसित होता रहे। तो स्पष्ट है कि शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि वो समाज को प्रचलित प्रवृत्तियों को आवश्यकताएं सुधार कर सके। वही इस पॉइंट में दोबारा दोहरा रहा है कि शिक्षा का जो मेन पर्पज है वो यही है कि समाज में जितनी भी प्रचलित कुप्रथाएं हैं उनको उनका अंत किया जाए, और जो इस हमारे समाज को गंदा करती हैं ये चीजें, उन चीजों को खत्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। शिक्षा के द्वारा ही राजनीतिक विकास होता है मनुष्य में। शिक्षा के द्वारा ही राजनीतिक विकास होता है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति को राजनीतिक जानकारी इतनी प्राप्त नहीं होती कि उसके राजनीतिक क्या अधिकार हैं। शिक्षा के द्वारा ही उसे पता चलता है कि उसका राजनीति में उसको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ये सब चीजें उसको प्रदान करती है शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्यावसायिक उद्देश्यों को लेकर शिक्षा को समाज के विकास का साधन माना जाता है। वह बालकों को विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों में दक्षता प्रदान करता है। कहने मतलब है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी जो आर्थिक जो विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही विकास कर सकता है, यानी कि अपनी जो निर्धनता वगैरह है उसको वो शिक्षा प्राप्त करके ही दूर कर सकता है। अब शिक्षा का समाज के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है, ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि शिक्षा का समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। सबसे पहले क्या है, समाज को क्या करना चाहिए? सबसे पहला है पाठ्यक्रम में संशोधन, इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम। किसी भी शिक्षा व्यवस्था का परम कर्तव्य है कि समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन करें, क्योंकि समय समय के अनुकूल, जैसे कि पहले से आप देखोगे जो पहले से जो करिकुलम हमारा चलता आ रहा है, जब वो उसमें थोड़ा सा टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं होंगे तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। तो ये ही है कि पाठ्यक्रम में हर साल या 5 साल में कुछ ना कुछ संशोधन होता रहे और नई नई चीजें उसमें बढ़ोतरी होती रहे। और संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। समाज की संस्कृति सभ्यता का संरक्षण में शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व है। यानी कि शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो लोगों की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखें, और उसके जो रीति रिवाज हैं, नैतिकता है, आदर्श हैं, भाषा आदि शिक्षा और संस्कृति के आधार पर होते हैं। ऐसे में शिक्षा कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करे, क्योंकि शिक्षा का ये मेन कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करे। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। शिक्षा का एक अन्य कर्तव्य समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है, यानी कि विभिन्न समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। एक आवश्यकता देश काल व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, तो शिक्षा को चाहिए कि समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को पहचाने तथा व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वो समाज और युग की मांग के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कहने का मतलब है कि समाज में जब तक शिक्षा के द्वारा उस समाज की जो आवश्यकताएं वो ही पूरी नहीं होंगी तो फिर वो एजुकेशन का क्या फायदा। तो सबसे जो मेन रोल है वो समाज की उसकी आवश्यकताओं को शिक्षा को पूरी करने का मेन उद्देश्य है। संस्कृति तथा सभ्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शिक्षा को समाज की संस्कृति सभ्यता का भी विकास करना पड़ता है, यानी कि जो समाज की जो संस्कृति होती है और समाज की जो सभ्यता भी होती है उसको भी शिक्षा को डेवलप करना पड़ता है। सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षा को यह कार्य करना आवश्यक है, अन्यथा समाज की प्रगति निश्चित रूप से रुक जाएगी। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गए शिक्षा के समाज के प्रति कर्तव्य, भाई शिक्षा को समाज के लिए क्या करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि समाज का भी कुछ दायित्व बनता है कि वो शिक्षा के लिए कुछ करे। ठीक है,
पहले तो हमने देखा कि भाई जो शिक्षा है उसका कुछ कर्तव्य है कि वो समाज की भलाई के लिए क्या क्या वो उसको करना है। अब हम देखेंगे कि समाज का भी कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज हैं कि वो शिक्षा के लिए आगे कुछ पग उठाए। सबसे पहले क्या है जो मेन है उसमें, वो है फर्स्ट पॉइंट, विद्यालय स्थापित करना, एस्टेब्लिश ऑफ द स्कूल। बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करना आवश्यक है। ये समाज का और सरकार का परम कर्तव्य है कि वो बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की स्थापना करें और सभी आयु के लोगों के लिए, यानी बच्चों से लेकर और बड़े बूढ़ों तक सबके लिए शिक्षा का अच्छा प्रबंध करें। ये समाज का और सरकार का दायित्व है। इन विद्यालय में योग्य तथा एक्सपीरियंस शिक्षकों की नियुक्ति कर प्रत्येक प्रकार की वित्तीय सहायता देनी चाहिए, तभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। और समाज को और सरकार को इन प्रकार के स्कूलों को स्थापित करने के बाद उसमें एक्सपीरियंस जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति करे और उन स्कूलों को चलाने के लिए हर एक प्रकार की वित्तीय सहायता दे। ये क्या है, समाज का और सरकार का दायित्व है शिक्षा की को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स। समाज का ये कर्तव्य है कि छात्रों के विकास के ज्ञान के विकास के लिए पुस्तकालय और वाचनालयों की व्यवस्था करे। यानी कि अपने समाज में देखा होगा कि भाई अपने जगह जगह लाइब्रेरीज वगैरह स्थापित करें जहां पर सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हों और वहां पर गरीब बच्चों को या बड़े बूढ़ों को सबको बुक वगैरह सब कुछ प्राप्त हो, जिससे वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकें और उनको विस्तृत रूप से जानकारियां प्राप्त हो सके। देश विदेश की सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार की जो जानकारियां उसको लाइब्रेरी से आगे से मिल जाएं। कृष्ण सर, केवल 30 मिनट का लेक्चर, उसके बाद डिस्कशन। 1:08 हो गया है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। तो जी सर, बस उसी पर आ रहा था सर। इसको जल्दी फिनिश करो 2 मिनट में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। तो हम आगे देखेंगे कि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ था लेकिन अब थोड़ी सी ऊपर से हमें परमिशन है कि ज्यादा से ज्यादा ये शॉर्ट टॉपिक को खत्म करूं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि समाजीकरण क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी जैसे एनीबॉडी जो बता सकता है कि समाजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंस है समाजीकरण की, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। कोई एनीबॉडी बताएगा?